Bismillahirrahmanirrahim. Students, my name is Ahmed Nadeem and I'm your teacher for statistics. Statistics पार्ट 2 में चैप्टर नंबर 14 को हम स्टडी कर रहे हैं और इस चैप्टर के अंदर आपने रिग्रेशन की बहुत सी टेक्निक्स को अंडरस्टैंड किया और अब हम कैलकुलेशंस की तरफ मूव कर रहे हैं और आज का लेक्चर मज़ीद आपकी कैलकुलेशंस के हवाले से इंपॉर्टेंट है। जब आप इस लेक्चर को क्लियर कर लेंगे और आपकी अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट हो जाएंगी इस लेक्चर की, तो फिर इसका मतलब यह है कि आप अपनी कैलकुलेशंस को बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए बोर्ड की तरफ चलते हैं और आज के लेक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। आपने पिछले लेक्चर में अंडरस्टैंड किया कोवेरियंस को, दैट वाज SXY is equals to sigma x minus x bar into y minus y bar divided by n। इसी तरह आपने वेरिएंस ऑफ x को भी अंडरस्टैंड किया, दैट वाज इनफैक्ट रिवाइज किया, दैट वाज सिग्मा x माइनस x बार स्क्वायर ओवर n। ठीक है जी। और वेरिएंस ऑफ y वेरिएबल, दैट वाज सिग्मा y माइनस y बार स्क्वायर ओवर n। ये तीन टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपकी रिग्रेशन लाइन की कैलकुलेशंस के अंदर। आपने रिग्रेशन मॉडल स्टडी किया yi इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, जिसमें जो b की कैलकुलेशंस थी दैट वाज n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय n टाइम्स सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर। अब इसी b के फॉर्मूले को हमने एक और अंदाज में भी देखा था, वो x बार की फॉर्म में था। आज हम इन्हीं वेरिएंस और कोवेरिएंसेस को इस्तेमाल करके हम अपनी फर्दर कैलकुलेशंस को देखेंगे। यही फॉर्मूला रीबिल्ट हो सकता है, आपने गौर से देखना है। इट इज सिग्मा x माइनस x बार y माइनस y बार डिवाइडेड बाय सिग्मा x माइनस x बार स्क्वायर। ठीक है, यानी इस फॉर्मूले को जब आप रीअरेंज करते हैं, या आप वाइस वर्सा ले सकते हैं कि जो राइट साइड पर आपको रेड कलर में जो फॉर्मूला लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसको जब आप सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो आप ये फॉर्म में आ सकते हैं और इस फॉर्म से इस फॉर्म में भी जा सकते हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि ये टोटली डिपेंड करता है आपकी अपनी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर कि आप कौन सा फॉर्मूला याद करते हैं। जरा इसकी एक और लुक अंडरस्टैंड करें। अगर आपके माइंड में ये कोवेरिएंसेस और वेरिएंसेस हैं, तो देखो इसकी एक और नई फॉर्म क्या बनती है, दैट इज SXY डिवाइडेड बाय SX स्क्वायर। किस तरह बनती है ये आपने जो है इसको रट्टा नहीं लगाना, इसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्टअप करनी है। गौर से देखो, अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में n से डिवाइड कर दूं, सिग्मा x माइनस x बार इंटू y माइनस y बार डिवाइडेड बाय n ओवर, यानी कंप्लीट आपका जो डिनोमिनेटर है, आपने क्या किया, न्यूमरेटर को भी n से डिवाइड किया, ये हो गया एक स्टेप, और उसके बाद आप डिवाइड कर दीजिए सिग्मा x माइनस x बार स्क्वायर को भी n से। चूंकि हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में n से डिवाइड किया, तो इसलिए हमें किसी किस्म की मैथमेटिकल जो है वो प्रॉब्लम, जो कॉम्प्लेक्सिटी है, वो उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है जी। सो n से डिवाइड किया, n से डिवाइड किया, जरा फॉर्मूलाज को गौर से देखिए। यहां पर आपको नजर आ रहा होगा SXY और SX स्क्वायर के जो फॉर्मूलाज हैं उसको जरा गौर से देखिए। तो क्या मैं इसकी जगह पर जो न्यूमरेटर में बिल्टअप हो रहा है, जो आपको फॉर्म नजर आ रही है, क्या ये SXY है? इसी तरह जो डिनोमिनेटर में आपको नजर आ रहा है
वो है एस एक्स स्क्वायर। सो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपके पास, अगर कल वाले लेक्चर को भी माइंड के अंदर रखें, तो आपके पास 1 2 3 और जो कल भी हमने एक फॉर्म पढ़ी थी, यानी 4 आउटलुक्स हैं बी को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, यानी बी की कैलकुलेशंस को हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू दीज फॉर्मूलाज। अच्छा, अब यहां एक और चीज है कि मैंने ये तो कह दिया कि आपकी अपनी चॉइस है, आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक्स और वाई जब अवेलेबल होगा तो एक्स वाई की अवेलेबिलिटी के बाद आप बहुत आसानी के साथ इनमें से कोई भी फॉर्मूला अपनी चॉइस के मुताबिक लगा सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि जब भी आपके पास डेटा आता है तो फिर आप अपनी सिचुएशन को चेंज भी कर सकते हैं, यानी अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा आपके पास पे चॉइसेस रिड्यूस हो जाती हैं। ठीक है, यानी समटाइम्स अगर फर्ज कर लें आपको एक्स और वाई नहीं दिया हुआ, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई, आपको इंफॉर्मेशन दे दी है कोवेरियंसेस एस एक्स और एस वाई, तो फिर आप क्या करेंगे? तो फिर ऑब्वियसली आप ये फर्स्ट वाला जो आउटलुक है फॉर्मूला ये अप्लाई नहीं कर सकते, आप ये सेकंड वन भी अप्लाई नहीं कर सकते, आपको वो थर्ड वन पे जाना पड़ेगा। ठीक है ना? सो इस तरह आपको ये जहन में रखना है कि चॉइसेस तो हैं, लेकिन चॉइसेस उस वक्त होंगी जब आपके पास इजीली एक्स और वाई पेयर्ड की फॉर्म में अवेलेबल होगा। अगर ये पेयर्ड की फॉर्म में अवेलेबल नहीं है तो फिर आपकी मजबूरी है कि आपको जो डेटा अवेलेबल है, जिस आउटलुक में अवेलेबल है, आपने उसी आउटलुक को लेकर आगे चलना है और अपने फॉर्मूले को अप्लाई करना है। क्लियर होगी बात? सो अब आपको ये माइंड के अंदर रखना है कि कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, वेरियंस ऑफ एक्स और वेरियंस ऑफ वाई, ये तीन अगर आपके पास फॉर्मूलाज अवेलेबल हैं, और अगर अवेलेबल नहीं भी हैं तब भी हम इस जो है कैलकुलेशन को इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। यानी आपके पास y अगर अवेलेबल है तो y माइनस वाई बार स्क्वायर करने के बाद आप वेरियंस ऑफ y निकाल सकते हैं। आपके पास x अवेलेबल है तो आप x माइनस एक्स बार स्क्वायर के इस फॉर्मूले को अप्लाई करके वेरियंस ऑफ x निकाल सकते हैं, और सिमिलरली आप कोवेरियंस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो कैलकुलेशन को आप इस अंदाज में भी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं मजीद इस लेक्चर में क्या है। जी, आपने ये स्टडी कर लिया कि बी को कैलकुलेट करने के हमारे पास बहुत से फॉर्मूले हैं, ए को आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, आपने अब तक जो रिग्रेशन मॉडल को स्टडी किया है दैट इज ए प्लस बी एक्स। ठीक है जी, ये मॉडल जो है वो क्या कहलाता है? y ऑन x। ठीक है, इन जनरल ये बात याद रखनी है आपने, इन जनरल जब भी हम रिग्रेशन लाइन की बात करेंगे तो हम y ऑन x की ही बात करेंगे। ठीक है, जिसमें आपको याद रखना है कि x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y जो है वो रिस्पॉन्स वेरिएबल, या इसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल भी कह सकते हैं। ठीक हो गया? अब इसके थ्रू जरा गौर कीजिएगा, मैं इस टॉपिक को आज वाइंड अप कर दूंगा जो कैलकुलेशन के हवाले से आपको नेक्स्ट लेक्चर में देखना है। सो आपको आज के इस लेक्चर को बहुत अच्छे तरीके से लर्न कर लेना है ताकि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जब हम कैलकुलेशंस करें तो इन फॉर्मूलाज के हवाले से आपको किसी किस्म की भी कोई एम्बिग्विटी ना हो। ठीक है, यानी जब हम y ऑन x लाइन को कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले b का फॉर्मूला है आपके पास n सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर। जनरलाइज्ड हम कर रहे हैं। ठीक है, और इसी चीज को हम एस एक्स वाई ओवर एस एक्स स्क्वायर भी करते हैं। उसके बाद a इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। क्लियर होगी बात? और
y बार आपको पता है सिग्मा y ओवर n है, और x बार आपको पता है, ऑलरेडी आप इसकी कैलकुलेशंस कर चुके हुए हैं, सिग्मा x ओवर n। ठीक है जी। अब जरा गौर करना आपने, अंडरस्टैंडिंग बिल्टअप करनी है कि किस तरह ये फॉर्मूला जनरेट होगा। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा। तो जरा गौर से देखिए कि हमारे पास y ऑन x में x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, तो वो कहां आ रहा है, जरा गौर से देखो कि वो डिनोमिनेटर में है, यानी हमारे पास डिनोमिनेटर में b के डिनोमिनेटर में x वेरिएबल इन्वॉल्व है। यही चीज वेरिएंसेस के हवाले से यहां पर भी है। जरा गौर से देखिए कि आपके न्यूमरेटर में x और y दोनों इन्वॉल्व है। यहां पर सिग्मा xy है, ये सिग्मा x है, सिग्मा y, यानी न्यूमरेटर में आपके पास x और y दोनों है, लेकिन डिनोमिनेटर में सिर्फ x है, और वो x क्या है, आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इसी तरह आप यहां पर कोवेरियंस और वेरिएंस ऑफ x को भी डील करते हैं। अब यहां पर इसको कैसे आपने लर्न करना है, यानी कॉन्सेप्चुअल लर्निंग है, आपने अपने मॉडल को माइंड के अंदर रखना। जरा गौर से देखिए, यहां पर ये मार्कर की टिप को आप गौर से देखोगे तो आपको बहुत क्लियरली आइडिया हो जाएगा कि एक ही कैलकुलेशन क्या है। देखो गौर से कि पहले y है तो फिर यहां पर y बार है, ठीक है, और उसके बाद x है तो फिर x बार है। ठीक है, आप इसको भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, यानी अगर मैं इसको रीअरेंज करूं, गौर कीजिए, मैं इसका रीअरेंज करने के बाद क्या लिख सकता हूं कि a को मैं यहीं रहने दूं, यानी राइट साइड पर a को पड़ा रहने दूं, और ये जो प्लस हो रहा है bx इसको माइनस की फॉर्म में लेफ्ट पे लेकर जाऊं, तो क्या सिचुएशन क्रिएट होगी, y माइनस bx। तो क्या यहां से देखिए आपको अंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि आप ये लिख सकते हो कि a इज इक्वल टू y माइनस bx, और अगर मैं यहां पर बार अप्लाई कर दूं तो आपके पास वही फॉर्मूला जनरेट हो रहा है जो मैं आपको यहां बता रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक्चुअली यहां से चलना है। ये है आपकी बेसिक की, ये की आपको बताएगी कि आपका फॉर्मूला किस तरह मूव करेगा, किस तरह जनरेट होगा। अगर आपको किसी भी तरह से कुछ भूल जाता है तो आप इसको याद रख लोगे, जो भी वेरिएबल ऑन के बाद होगा वो डिनोमिनेटर में होगा। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल इस अंदाज में भी समझी जा सकती है कि क्योंकि रियल लाइफ में हो सकता है y ऑन x ना हो, आपको रियल लाइफ में वेरिएबल अवेलेबल हो, फॉर एग्जांपल v ऑन u, तो फिर गौर से देखिए b का फॉर्मूला क्या बनेगा, n सिग्मा, यानी ये जो v है ये किसकी जगह पे आ रहा है, y की जगह पर, और ये जो u आ रहा है ये किसकी जगह पर है, x की जगह पर। और ये याद रखना है कि u इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक हो गया, तो जरा गौर से देखिए n टाइम्स सिग्मा v u, यहां से देखिए ये दिस इज एक्स वाई, ठीक है, माइनस सिग्मा v सिग्मा u डिवाइडेड बाय, हाँ जी, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में वो वेरिएबल आएगा जो ऑन के बाद है, यानी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल u है, तो आप इसको ऐसे लिखोगे n सिग्मा u स्क्वायर माइनस सिग्मा u होल स्क्वायर। सो इजीली आपकी कैलकुलेशंस परफॉर्म हो जाएंगी। अब जरा a के फॉर्मूले की तरफ मूव करें। ठीक है, पहले है v और बाद में है u, तो इसका मतलब है जो चीज पहले था, यानी y ऑन x था, तो y बार पहले है। सो इसका मतलब होगा यहां पर v बार आएगा माइनस b टाइम्स u बार। सो इस तरह आपने याद रखना है, यानी आपको किसी तरह भी इसको लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप इसको कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड करें कि किस तरह फॉर्मूला जनरेट हो रहा है। सो जो इसकी जनरेशन को याद रखेंगे तो फिर वेरिएबल किसी भी टाइप का हो, चाहे v और u की फॉर्म में हो, चाहे जो है वो इन्वर्स हो सकता है s और t की फॉर्म में हो, u इस तरफ आ जाए v उस तरफ चला जाए,
यानी आपको सिंपल ये याद रखना है कि ऑन के बाद जो भी वेरिएबल होगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा। ठीक है जी। अब एक फेज आपने अंडरस्टैंड कर लिया कि जनरलाइज्ड वे में हम जब भी रिग्रेशन मॉडल को देखते हैं दैट इज a प्लस बी एक्स एंड दिस इज y ऑन x। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता रियल लाइफ में इंटरचेंज हो जाए? जैसे मैंने अभी बात की है कि u जो है वो v की जगह चला जाए और v u की जगह चला जाए, तो फिर क्या होगा? तो फिर इसका मतलब है कि आपकी लाइन चेंज हो जाएगी, वो x ऑन y हो जाएगी। यानी अगर y x की जगह चला जाए, x y की जगह चला जाए और उनकी जो बेसिक उनका कॉन्सेप्ट है इंडिपेंडेंसी का और डिपेंडेंसी का, वो भी चेंज हो जाए, यानी x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल ना हो, वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाए, तो फिर आपके पास क्या आउटलुक्स बनेगी, वो हम नेक्स्ट बोर्ड में जाकर उसको अंडरस्टैंड करते हैं जी। अब जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है x ऑन y, यानी आपकी जो रिग्रेशन लाइन है वो जनरलाइज्ड पैटर्न से हटकर हमें एक गिवन पैटर्न दिया गया है जिसमें y जो है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक हो गया, यानी y इज कंसिडर्ड एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज रिस्पॉन्स वेरिएबल यानी डिपेंडेंट। ठीक हो गया। अब आपके पास क्या इक्वेशन बनेगी वो गौर से देखिए। अब आपके पास क्या होगा, एक्स आई इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, यानी गौर से देखिए कि मॉडल वही है, यानी मैं ये साइड पर लिख रहा हूं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो आप कंफ्यूज ना हो कि वाई आई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स था, x ने y की जगह ले ली और y ने x की जगह ले ली। तो देखिए a और b आपके अननोन है, a इज द y इंटरसेप्ट ओवर हियर, b इज द स्लोप ऑफ द लाइन, लेकिन अब यहां पर क्या हो जाएगा, a इज द x इंटरसेप्ट। क्यों? क्योंकि अब आपके पास चेंज हो गया है, इंडिपेंडेंसी और डिपेंडेंसी आपके पास चेंज हो गई है। सो आपको याद रखना है कि किस तरह a और b की वैल्यू को आपने रीजनरेट करना है। आपको फॉर्मूला अब क्या लिखना पड़ेगा, b is equals to n sigma x y minus sigma x sigma y divided by n times sigma y square minus sigma y whole square। जरा गौर कीजिए, जो इससे पहले आपने b का फॉर्मूला पढ़ा था इस केस के अंदर, जब आपके पास x इंडिपेंडेंट वेरिएबल था तो डिनोमिनेटर में x था, लेकिन अब मैंने क्या किया है, चूंकि इनकी पोजीशंस चेंज कर दी हैं, तो पोजीशन चेंज करने से क्या हुआ कि y इज कंसिडर्ड एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जब वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया तो यही रूल मैंने आपको बताया था कि ऑन के बाद जो भी वेरिएबल आएगा, ऑन के बाद जो भी वेरिएबल आएगा वो सारा उसका जो इंपैक्ट है वो डिनोमिनेटर में शिफ्ट होगा। ठीक है जी, यानी आपके पास अब डिनोमिनेटर में x नहीं रहेगा, y आ जाएगा, क्योंकि आपने y को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पर कंसिडर कर लिया। ठीक है, उसके बाद a का फॉर्मूला देखिए, वो क्या है आपका, x बार माइनस b टाइम्स y बार। इसको भी हमने इसी अंदाज में समझना है। मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जब आप इसको रीअरेंज करते हो तो a अगर यहीं पड़ा रहे राइट साइड पर, तो ये जो प्लस बी वाई है ये माइनस होगा इधर आकर लेफ्ट साइड पर, तो x माइनस बी वाई बन जाएगा। तो गौर से देखो, क्या ये यही वाली सिचुएशन नहीं क्रिएट हो रही? यानी हमने क्या किया, x बार माइनस बी वाई बार। अच्छा, अब अगर हम एक कॉन्सेप्ट को याद रख लें, वो है y ऑन x वाला। तो y ऑन x में क्या था, a इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। अगर आपको ये भी याद रह जाता है और आप ये याद नहीं कर पाते हैं तो तब भी बहुत आसान है कि आपको क्या करना है, x को y के साथ और y को x के साथ रिप्लेस कर देना है।
जहां y है वहां x कर दें और जहां पर x है वहां पर y कर दें। तो जरा गौर से देखो, इस y की जगह पर अगर मैं x कर दूं और इस x की जगह पर y कर दूं तो क्या ये यही वाला फॉर्मूला है? आज के लेक्चर में हम ये चीज समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर वेरिएबल्स की पोजीशन को चेंज भी कर दें तो रिग्रेशन लाइन का जो फॉर्मूला है, जो उसकी अननोन वैल्यूज हैं, वो किस अंदाज में चेंज हो रही हैं। आपने उसकी अंडरस्टैंडिंग को बहुत अच्छे तरीके से देखना है कि आपको बहुत ज्यादा यहां पर फॉर्मूलाज आ रहे हैं। अगर आप हर फॉर्मूले को याद करने की कोशिश करेंगे तो वो आपको कभी भी याद नहीं होगा और वो कुछ अरसे के बाद आपको भूल भी जाएगा। बिल्कुल क्लियरली माइंड के अंदर रखें। अच्छा, अब जरा गौर से देखिए, हम जब यहां पर b का फॉर्मूला लिखते थे वो क्या था इन टर्म्स ऑफ वेरिएंस और कोवेरिएंस, तो वो क्या था एस एक्स वाई डिवाइडेड बाय एस एक्स स्क्वायर। तो देखो यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में। तो जरा मुझे बताइए यहां पर क्या होगा फिर, कि यहां पर भी हम क्या करेंगे, एस एक्स वाई डिवाइडेड बाय एस एक्स स्क्वायर। क्या एस एक्स स्क्वायर होगा? नो। क्यों? क्योंकि हमारे पास अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल y है, तो y होने की वजह से ये आपका x नहीं रहेगा, ये y बन जाएगा। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट कि किस तरह आप चेंज करते हैं अपने फॉर्मूले को। यानी आपको फॉर्मूला सिर्फ यही वाला याद रखना है। डिनोमिनेटर में आपको याद रखना है कि वेरिएबल आएगा कौन सा, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और इंडिपेंडेंट चूंकि यहां पर x था इसलिए यहां x आ गया, और इस केस में जब हम स्टडी कर रहे हैं वो चूंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल y है तो यहां पर y आ जाएगा। ठीक है जी। अब आपने क्या किया कि इंडिपेंडेंसी और डिपेंडेंसी को ओवर चेंज करते हुए, ओवरलैप करते हुए अगर आप देखें तो किस तरह, या इंटरचेंज करते हुए देखें तो आपका फॉर्मूला किस अंदाज में जनरेट हो रहा है। ठीक है, अब वापस बोर्ड नंबर 1 की तरफ चलते हैं और आज के लेक्चर को समराइज करते हैं और देखते हैं कि फर्दर जो कैलकुलेशंस हैं वो किस तरह आसान हो सकती हैं। तो चलिए बोर्ड नंबर 1 की तरफ। ओके जी, अब हम आज के लेक्चर को वाइंड अप कर रहे हैं और समराइज करने लगे हैं, एक जगह पर इकट्ठा करने लगे हैं कि किस तरह आपने रिग्रेशन लाइंस को स्टडी किया है जी। अब तक के लेक्चर में आपने ये चीज समझ ली होगी कि जब भी रिग्रेशन लाइन की कैलकुलेशन होगी तो इन जनरली हम ये समझते हैं कि हमारे पास दो तरह की लाइंस हो सकती हैं, y ऑन x और x ऑन y। और ये चीज आपको समझनी है कि ऑन के बाद हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंसिडर होगा। ठीक है, और यहां पर आपका x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और इस सिचुएशन में यानी जो ये वाला पोर्शन है इसमें y आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यहां मैं लिख भी देता हूं ताकि आपको याद रह जाए। x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और यहां पर y जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पर कंसिडर होगा। ठीक हो गया। अब आप इसकी आउटलुक्स को देखिए। सबसे पहले जो रिग्रेशन लाइन बनेगी y ऑन x के हवाले से वो देखें, y I इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, दिस इज y ऑन x। ठीक है, और यहां पर क्या होगा, एक्स आई इज इक्वल्स टू a प्लस बी वाई। अब यहां पर मैं आपको एक और नई बात बताने लगा हूं कि जो आपने बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेनी है कि अगर आप दोनों सूरतों में यानी y ऑन x कैलकुलेट कर रहे हैं या x ऑन y आप कैलकुलेट कर रहे हैं, तो अगर आप a और b को ही याद रखें तो आपको काफी ज्यादा कंफ्यूजन का सामना करना पड़ सकता है, और वो कंफ्यूजन जो है वो आपको लेड करेगी कि आप आगे जाकर फॉर्मूला आपके मिक्सअप हो जाएंगे। तो हम यहां पर एक नई चीज इंट्रोड्यूस मैं कर रहा हूं जो आपने याद रखनी है और आपके लिए बड़ी फायदेमंद होगी, वो है इनकी नोटेशंस, इनके सबस्क्रिप्ट्स। यानी जब आप y ऑन x लाइन कैलकुलेट कर रहे हैं तो a को आप a yx कह दें। ठीक है, और यहां पर b को भी yx के साथ
डिनोट कर दें, यानी y ऑन x, पहले y है बाद में x है, तो यहां पर भी yx और yx कर दें। उसी हिसाब से आप क्या करें, अपने फॉर्मूलाज को जनरेट कर लें। यानी मैं b को, अब मैं खाली यहां पर जब मैं जनरेट करूंगा फार्मूला लिखूंगा तो मैं खाली b नहीं लिखूंगा, मैं byx करूंगा ताकि आपको याद रह जाए। byx इज इक्वल टू n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर, और फिर जब हम कोवेरियंसेस को यूज करेंगे तो ये हो जाएगा एस एक्स वाई डिवाइडेड बाय एस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसकी नोटेशंस के साथ। अब ये नोटेशन थोड़ी और डिफरेंट कलर के साथ लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। दिस इज बी वाई एक्स। अब आप आगे चल रहे हैं, ए की कैलकुलेशन आपने करनी है फॉर y ऑन x, दैट इज ए वाई एक्स। ये सबस्क्रिप्ट में याद रखिए, b का फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा रखना है आपने और yx का फॉन्ट थोड़ा छोटा रखना है। ये सबस्क्रिप्ट में लिखा जा रहा है इसलिए ये थोड़ा सा छोटा होगा, लेकिन इतना भी छोटा नहीं करना कि आपने इसको बिल्कुल ही नजर ना आए। तो क्लियरली आपको यहां पर डिफाइन हो जाएगा। सो इट इज नाउ y बार माइनस बी एक्स बार। देखो, अगर आप जब सबस्क्रिप्ट लिखते हो ना तो इससे आपको एक और चीज आसान हो जाती है, आपको अंदाजा हो जाता है कि चूंकि आपका बाहर जो बाद वाला वेरिएबल जो बाहर लिखा हुआ है वो x है, तो इसका मतलब है डिनोमिनेटर में x आ रहा है। तो गौर से देखो, आपको इस फॉर्मूले में भी x नजर आ रहा है, आपको इस फॉर्मूले में भी x ही नजर आ रहा है। ठीक है, इसी तरह जब a में आते हो तो y ऑन x, x बाद में आ रहा है, तो देखो यहां पे पहले y बार फिर b x बार है। क्लियर होगी बात? अब x ऑन y की तरफ चलते हैं और वो देखें कि यहां से किस तरह उसने चेंज होकर आगे की तरफ मूव करना है। तो अब सबसे पहले यहां पर भी हम यही करेंगे कि चूंकि ये x ऑन y है तो इनके सबस्क्रिप्ट को चेंज कर देते हैं, एंड वो सबस्क्रिप्ट क्या बनेगा, एक्स वाई, और यहां पर भी एक्स वाई। ठीक है, होप आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, अब फिर फॉर्मूला चेंज कर दीजिए इसी के अकॉर्डिंगली जैसे आपने यहां पर जनरेट किया। सबसे पहले b कैलकुलेट होगा, दैट इज n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय n टाइम्स सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई होल स्क्वायर। तो देखो इसकी नोटेशन को कि ये हो जाएगा आपका एक्स वाई, वेरिएबल बाद में जो आ रहा है वो y है और वही डिनोमिनेटर में है। ठीक है जी, आगे देखें, एस एक्स वाई डिवाइडेड बाय एस वाई स्क्वायर। ठीक है, आगे चले, a दैट इज एक्स बार माइनस b वाई बार। ठीक है, अब यहां पे देखिए जी, इसकी नोटेशन भी एक्स वाई और इसकी नोटेशन भी एक्स वाई, क्योंकि यही वाला जो b आपने कैलकुलेट किया वो यहां पुटअप हो जाएगा। एंड सेम सिमिलैरिटी कि पहले आपके पास x है तो x बार है, बाद में आपके पास y है तो y बार आ गया। ठीक है, यहां पर भी देखिए, पहले आपके पास y है तो पहले y है, y बार है, और अगर बाद में x आ रहा है तो x बार है। इसकी नोटेशन भी b के हवाले से yx ही रहेगी। सो अगर आप ओवरऑल इस टेबल को गौर से देखो तो ये जो लेफ्ट साइड पर आपको नजर आ रहा है दिस इज y ऑन x, एंड राइट साइड पर आपको x ऑन y। जब भी क्वेश्चन आएगा आपको तो वो अगर जनरलाइज वे में ये कहता है कि फाइंड रिग्रेशन लाइंस, तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि यू हैव टू कैलकुलेट y ऑन x एज वेल x ऑन y। ठीक है, और अगर आपको वो कहता है कि फाइंड द रिग्रेशन लाइन फॉर द फॉलोइंग डेटा, दोनों स्टेटमेंट्स को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना है कि जब वो कहे कि रिग्रेशन लाइन तो फिर आपको सिर्फ ये लेफ्ट साइड वाला पोर्शन कैलकुलेट करना है। यानी इन जनरल जब भी हम रिग्रेशन लाइन कैलकुलेट करते हैं तो वो y ऑन x होती है, और जब वो रिग्रेशन लाइंस कहेगा देन आपके पास वो दूसरी ऑप्शन आएगी।
ठीक है। होप आज का लेक्चर आपको यहां तक बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपकी कैलकुलेशंस है, आपको ये दोनों बातें यानी कॉलम 1 और ये कॉलम 2 के अंदर जो x ऑन y और y ऑन x के हवाले से जो डिफरेंट फॉर्मूलाज यहां पे मेंशन किए गए, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होने चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में कैलकुलेशंस के लिए हम जस्ट फॉर्मूलाज को पुटअप करेंगे, समझाएंगे नहीं। सो इसलिए आपको ये फॉर्मूले बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होने चाहिए ताकि आप कैलकुलेशंस को अच्छे तरीके से परफॉर्म करें। अपना और अपनी फैमिली का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखें, इन फॉर्मूलाज को रिवाइज कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।